फाइन स्टूडेंट, PID, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, क्लास नंबर 14। 13 तक हो गया है ना, कंप्लीटेड 13, अब 14 करेंगे और दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर PID। ये लास्ट क्लास होगा। तो सिलेबस में बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास है ये, फटाफट सिलेबस लिख लोगे। यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक लिए थे हम लोग? ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, करेक्ट, एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूनिट 2 पॉलिटिकल, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इसमें देखो फर्स्ट टॉपिक क्या लिए थे? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज इश्यूज, एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, on linguistic basis, language. Unit 3 and 4 your कह सकते हो डेमोक्रेसी एट वर्क, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, करें उसके बाद क्या था बताओ? उसका डायरेक्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। चेक योर कॉपी, चेक योर सिलेबस। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यानी कि यूनिट 4 हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग देखे थे नेहरू जी, कंट्रीब्यूशन एंड फेलियर, शास्त्री जी, कंट्रीब्यूशन, इंदिरा गांधी, कंट्रीब्यूशन, फेलियर, राजीव गांधी, contribution, and rise of identity politics. करेक्ट? ये सब कवर हो चुका है। यूनिट 5 प्लानिंग इन इंडिया, और इकोनॉमिक प्लानिंग भी कह सकते हो। इंडिया, फिफ्थ ईयर प्लान्स, लैंड एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो ये हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान हम लोग क्लास नंबर 12 में कवर किए थे। तो आज क्लास में हम लोग जो बचा हुआ चीज़ है यूनिट 6 कवर करने जा रहे हैं। यूनिट 6, अच्छा यूनिट 6 के अंदर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, आप उसको हल्के में नहीं लेना है। यूनिट 6 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। हाँ, मगर यूनिट 6 में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं पहले भी बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट 6 देख लोगे यहाँ पे। यूनिट 6 वेरियस डेवलपमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे नंबर 1 देखो, एनवायरमेंटल मूवमेंट, environmental movements. Number 2, economic movement. Number 3, political movement. Number 4, one kind of social movement. इसका दायरा फिक्स कर देता हूँ रिगार्डिंग योर शाहबानो केस UCC। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात होगा तो सोशल मूवमेंट का बात होगा। हाँ, उसके बाद देखो योर दलित मूवमेंट,
वही पंथर, दलित पंथर मूवमेंट। दलित मूवमेंट के बारे में पहले भी कवर कर चुके हैं, काशीराम जी वाला, ठीक है, मायावती वाला, जगजीवन राम बापू वाला पहले भी कवर हो चुका है। दलित मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, ये भी पहले कवर हो चुका है, एक बार और बता देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ ट्रैवल पे, ट्रैवल को एक साथ में लूँगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रैवल भी बताना है मुझे। तो नक्सलाइट मूवमेंट, हाँ, एंटी एरेक मूवमेंट। एंटी एरेक मूवमेंट का मतलब होता है एंटी लिक्विड मूवमेंट, दारूबंदी, ठीक है, दारूबंदी का बात है ये। अच्छा, तो पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया, इकोनॉमिक सोशल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, एंटी एरेक मूवमेंट, और इसमें लिख दोगे अदर मूवमेंट्स, और भी बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे। एंड लास्ट वन यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स। तो ब्रॉडली इतना टॉपिक देखने जा रहे हैं हम ब्रॉडली, और भी बीच बीच में आएगा, वही बताते हुए चलेंगे। तो ब्रॉडली विल सी दिस टॉपिक्स। अदर मूवमेंट में बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे जो इसमें नहीं आया, ठीक है। जब ट्रैवल्स का बात कर रहे हैं तो ट्रैवल्स मूवमेंट भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लास्ट में लेके चलते, क्योंकि इस पर ज़्यादा बात करना है हम, जैसे पंसिल पे ही बात करना है, नेहरू जी का जो अप्रोच है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, स्टैट्यूटरी सेफगार्ड क्या है, सभी चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग, समझ गए ना। अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक और जोड़ सकते हो इसमें, ट्रेड मूवमेंट भी, वही यूनियन मूवमेंट भी, भारतीय किसान जो यूनियन है उसने भी यूनियन मूवमेंट किया था मेरठ में। एनीवे, ठीक है, इसको लिख लो, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। जब भारत में, जब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। फर्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट। यहाँ पे सुनोगे अच्छे से बच्चे लोग, जब जब बात आएगा भारत में इन्वायरमेंटल मूवमेंट का, तो सबसे पहले जो मूवमेंट आएगा फोर फ्रंट पे, वो होगा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, समझे। क्योंकि याद करो, दौर है 1970s का, 73 में हुआ था, स्पेसिफिकली बात करेंगे हम लोग तो उत्तराखंड में हुआ, जो कि अभी स्टेट एक्सेप्टेड स्टेट है उत्तराखंड, उस समय तो यूपी का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, करेक्ट। तो हुआ क्या स्टूडेंट कि वहाँ जो फॉरेस्ट है, जानते हो हिमालयन बेल्ट है वो, तो फॉरेस्ट तो रहेगा ही, बहुत सुंदर फॉरेस्ट होगा। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर है, सब आउटसाइडर होंगे, और जाके लॉजिंग कर रहे थे, यानी कि पैर काट रहे थे, अच्छा पौधा सबको काट रहे थे, ट्रीज सबको। तो लोकल्स को बहुत गुस्सा आया कि बाहर से आता है काट के ले जाता है, एक्चुअल में देखने वाले हम लोग हैं, तो गलत चीज़ है ये। तो महिला लोगों ने क्या किया कि ट्रीज को हक कर लिया, चिपको, इसलिए चिपको। तो महिला ने इसको क्या किया, हक कर लिया ट्रीज को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था कि काटने नहीं देंगे, और क्योंकि ये संपत्ति मेरा है, हमने सीझा है इसको, तो महिला लोगों ने क्या किया, हगिंग कर दिया ट्रीज को। तो इससे इंटरनेशनल अटेंशन तक गया बात, इट कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो गया भारत में। तो उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने बोला कि ठीक है, 15 साल तक इस बेल्ट में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, अनलेस एंड अनटिल रिस्टोर ना हो जाए हिमालयन का जो ट्रीज सब है। तो देखो कितना कारगर रहा ये मूवमेंट। उतना ही नहीं, शुरू में तो हुआ था इन्वायरमेंटल मूवमेंट के रूप में, बाद में बहुत सारे और भी सोशल इश्यू सब जुड़ना शुरू हो गया, और महिला लोग फोर फ्रंट पे। तो महिलाओं को यदि बल मिला है किसी मूवमेंट से कि महिलाओं भी लीड कर सकती है मूवमेंट के, तो वो एक चिपको आंदोलन है। इस आंदोलन का डायरेक्ट असर पड़ेगा नीचे साउथ इंडिया में 80s के टाइम में, वहाँ अपिको मूवमेंट हो जाएगा। फिर अपिको शब्द का मतलब भी हगिंग ही होता है कन्नड़ में, तो सिमिलर प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हुआ है। तो वही बात है, प्रेसिडेंट सेट हुआ एक तरह से, चिपको आंदोलन ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि किस तरह आंदोलन किया जा सकता है, और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज सब ऐड होना शुरू हो गया, वही एंटी लिक्विड सब उसमें ऐड होना शुरू हो गया। तो एक तो ये हो गया, चलो ठीक है, चिपको आंदोलन। दूसरा आंदोलन कहोगे इन्वायरमेंटल, तो है वो तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नर्मदा रिवर जानते हो कि बहुत सारे स्टेट में अपना बेसिन बनाती है, तो गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है उसी के ऊपर बसा हुआ है, और सरदार सरोवर डैम तुम्हारा मल्टीपर्पज़ डैम है, उसमें इरिगेशन के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, पावर जनरेशन के लिए भी, फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी, दैट्स कॉल्ड मल्टीपर्पज़ डैम।
हीराकुंड वाला डैम था ना जी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी था ना जी। तो लोग प्रोटेस्ट कर दिए, वहाँ के ट्रैवल्स लोग, वहाँ के जो रेसिडेंट्स लोग सब ने प्रोटेस्ट कर दिया। गलत बात है ये, आप बना रहे हो बट इससे कितना डिस्प्लेस होगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, लोग बहुत प्रोटेस्ट किए इस चीज़ को, फिर इंटरनेशनल अटेंशन, और इंडिया में भी बहुत बड़ा मांग हो गया इससे। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है डैम बनाइए, डैम बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको दोनों बैलेंस करना है, कंट्री को भी बैलेंस करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और साथ में इधर ह्यूमन ग्राउंड को भी देखना है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है डैम बनाइए, बट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए इन लोग का, जितने भी लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। चलो ठीक है, जो भी हो, आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन था ये। हाँ समझ गए ना बच्चे लोग। तो ये क्या हो गया तुम्हारा दो मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, फर्स्ट वन इज योर चिपको मूवमेंट, उसका असर अपिको मूवमेंट में पड़ेगा, और दूसरा मूवमेंट क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक मूवमेंट का। तो इकोनॉमिक मूवमेंट क्या है, मतलब आर्थिक लाइवलीहुड से संबंधित होगा इकोनॉमिक मूवमेंट। अब देखो 1991 के बाद हुआ क्या, लिबरलाइज, हर सेक्टर में ही लिबरलाइजेशन आ गया, तो फिशिंग इंडस्ट्री में भी लिबरलाइजेशन शुरू हो जाएगा। नहीं, आज जो पहले से जो हमारे मछुआरे भाई लोग थे वो तो जानते हो कि वो मैकेनाइज बोट तो यूज़ नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल वाला बोट यूज़ करेंगे। अब जब 1991 में एलपीजी आ गया तो फिशिंग सेक्टर में भी एलपीजी आ गया, यानी कि लिबरलाइजेशन आ गया, तो बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स सब है वो तो बॉटम ट्रोलिंग करना शुरू कर दिए, डीप फिशिंग भी अलाउ कर दिया सरकार ने। तो डू यू थिंक कि जो ट्रेडिशनल जो फिशरमैन थे क्या प्राइवेट फिशरमैन को टक्कर दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का मैकेनाइज बोर्ड है। अभी भी तो देखो श्रीलंका और इंडिया में यही कंडीशन होता है ना, श्रीलंका में जितने मछुआरे हैं वो सब ट्रेडिशनल स्टाइल से वो करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब बट जो इंडिया का जो मछुआरा है वो स्पेशली वो तमिलनाडु रीजन का, वो सब मैकेनाइज बोर्ड लेके जाता है, तो बॉटम ट्रोलिंग से तो नीचे का सेडिमेंट्स भी खराब हो जाता है, वो तो इकोलॉजी से भी संबंधित है वो चीज़। तो ये हुआ, तो उसके बाद पता चला कि भाई ये मैकेनाइज जो बोट लेके आ रहे हैं बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स सब, बड़े बड़े फिशिंग इंडस्ट्रीज सब, इससे दिक्कत हो रहा है लाइवलीहुड पे छोटे वाले फिशरमैन को लेकर। तो इसलिए वहाँ एक फोरम बना, हाँ, नेशनल फिश वर्कर फोरम। और कहीं ना कहीं ये नेशनल फिश वर्कर फोरम इतना बड़ा फोरम बन के उभरा बच्चे लोग कि सरकार को भी समझौता करना पड़ा, और ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है फिशिंग से रिलेटेड उससे भी अफिलिएटेड हुआ। तो ये प्रेशर क्रिएट किया कि नो, मैकेनाइज बोर्ड अपने जगह सही है, बट देयर मस्ट बी बैलेंस इन इकोलॉजी एज वेल एज लाइवलीहुड ऑफ फार्मर, लाइवलीहुड ऑफ योर फिशरमैन। तो कहेंगे कि ये बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक मूवमेंट का, जहाँ पे आंदोलन हुआ है और तब फिर जाके सरकार ने अपना कदम को पीछे किया है। पॉलिटिकल मूवमेंट देखो, पॉलिटिकल मूवमेंट में कहूँ तो वही राजस्थान से ये बात स्टार्ट हुआ। राजस्थान में एक संगठन है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना शक्ति संगठन समथिंग, किसान, हाँ, किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन ऐसे करके, जिसके वजह से आरटीआई आया भारत में। याद करो शुरुआत से, जेनेसिस वहीं से है, 80s के टाइम में स्टार्ट हुआ ये चीज़। हो क्या रहा था कि देखो बच्चे लोग, जो पंचायत लेवल पे जो पैसा खर्च हो रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था कि फेमिन रिलीफ के लिए कितना पैसा दिया गया, कहाँ पे कितना पैसा गया। तो ये जो संगठन है, ये जो संगठन है, इसने मांग किया कि हमको चाहिए नीचे जानकारी चाहिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी चाहिए, फंड का अकाउंटेबिलिटी चाहिए, नीचे कितना पैसा खर्च हो रहा है हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। और ये आस्ते आस्ते नेशन वाइड कैंपेन बन गया। तो बाद में जानते हो कि 2005 में आरटीआई लाना पड़ा। तो यानी कि एक छोटा जगह से प्रदर्शन कितना बड़ा प्रदर्शन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, आरटीआई का कहानी है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, एक और जोड़ सकते हो इसमें क्या है कि भारतीय किसान यूनियन, मेरठ में 1988 को लोग गए, असेंबल हुए और मांग किए, और वही भारतीय किसान यूनियन तुम्हारा वही यूपी और हरियाणा के साइड में लोग जुड़े हुए हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, इसलिए यूनियन मूवमेंट मैंने कहा है, ट्रेड यूनियन है वो। तो ये लोग मांग किए कि गलत बात है, सरकार ने पूरा खोल दिया है, जबकि इंटर स्टेट फार्म प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालने की क्या जरूरत है, रिस्ट्रिक्शन हटाइए, इंश्योरेंस दीजिए फार्मर्स को, फार्मर्स के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, और जो भी हमारा जो लोन्स है रिपेमेंट करना है उसको वेव कर दीजिए, बहुत दुनिया भर का डिमांड। तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को ये फैसला लेना पड़ा फार्मर्स के हक में। तो डेट्स कॉल्ड यूनियन मूवमेंट, समझ गए ना। हाँ, बात करते हैं सोशल मूवमेंट, और सोशल मूवमेंट के साथ मैंने यूसीसी को ऐड किया, शाहबानो केस, जो मैं पहले बता चुका हूँ तुम लोग को, 1985 का। याद करो शाहबानो, है ना, उनका डाइवर्स हो गया था अपने हस्बैंड के साथ,
तो जब डाइवर्स हो गया तो कायदे से उनको मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए मिलना चाहिए पैसा। तो ये जो नीचे का जो लोअर कोर्ट है उसने भी शाहबानो के हक में ही फैसला सुनाया था कि मिलना चाहिए, मगर उसके हस्बैंड फिर से पिटिशन फाइल किए अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मैटर गया ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया कि हाँ शाहबानो को मेंटेनेंस कॉस्ट मिलना चाहिए अगेंस्ट द हस्बैंड का अगेंस्ट था ये। पर राजीव गांधी का उस समय 400 प्लस का वो था, वो राजीव गांधी ने मुस्लिम को अपीस करने के चक्कर में क्या कर दिया, लेजिस्लेशन ला दिया कि देने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी मैटर हो, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी का दरवाजा खोल दिया था उसी समय कि किसी भी आप धर्म से रहिए, उसे क्या लेना देना है। मगर जब बात आएगा सोशल इश्यूज का तो सब कॉमन लॉ होना चाहिए, बात समझे, कॉमन लॉ होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है एक मूवमेंट और, रिलीजियस मूवमेंट। ये छूट गया, यहाँ पे लिखते चलोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस मूवमेंट। ये क्या है रिलीजियस मूवमेंट? देखो रिलीजियस मूवमेंट पे यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो रिलीजियस मूवमेंट का मतलब ये कि देखो भारत आज़ाद हुआ, अब भारत में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है बहुत डिफरेंट है। ये जो सेकुलर शब्द आया कहाँ से, बाहर से आया है, यूरोप से आया है। तो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट और चर्च के बीच में पूरा सेपरेशन है। तभी तो देखते हो ना फ्रांस में कार्टून सब बनता है, और इसकी वजह से कितना कुछ हुआ है, करेक्ट। खैर वहाँ हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम जानते हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो अलग है, और इस चीज़ को लेकर अभी भी डिबेट होता है सेकुलरिज्म वर्ड को लेकर। तो सबसे बड़ा जो धक्का लगा भारत के सेकुलरिज्म को वो अपने आप में एक पार्टीशन है। पार्टीशन क्या रिलीजन के नाम पे ही हुआ है इस कंट्री का, तो कहेगा फिर सेकुलरिज्म तब सही होगा ना जब सब संप्रदाय एक साथ रहे। मगर कंट्री का बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के रूप में हुआ है। तो एक बहुत बड़ा इंडियन सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा चुनौती मिला है पार्टीशन से। मगर उसके बावजूद भी चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सबका ही मत था कि यूसीसी आए इस कंट्री में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। मगर उस समय लागू करना थोड़ा मुश्किल था। मगर थैंक्स टू BR अम्बेडकर जी, थैंक्स टू और भी बहुत सारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि हिंदू जो मैरिज कोड है, हिंदू मैरिज बिल, वो लाए। अब वो लाना बहुत जरूरी था क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट में हिंदू से रिलेटेड अलग रूल्स था। प्राइवी काउंसिल में, जो प्राइवी काउंसिल जो होता था उस समय ब्रिटिश के टाइम में, वहाँ पे कुछ और रूल्स। तो सबको कोडिफाइड करना जरूरी है ना, जैसे मैकेले ने किया था ना कोडिफिकेशन, तो कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। तो वही कोडिफाई किए थे BR अम्बेडकर जी। जानते वो एक बहुत बड़ा रीजन बना उनका इलेक्शन हारने का भी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो रिलीजियस मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ कि हिंदू मैरिज कोड लाए, वो हिंदू मैरिज बिल लाया उन्होंने, और हिंदू का जितना भी है जो प्रोसीडिंग से जो तौर तरीका है सबको उन्होंने यूनिफाई किया। अब हिंदू मैरिज हिंदू जो कोड है, बच्चे लोग, हिंदू जो कोड है वो केवल हिंदू तक ही लागू नहीं होगा, वो किस पे लागू होगा, जैन पे भी लागू होगा, वो तुम्हारा बुद्धिस्ट पे भी लागू होगा, और वो तुम्हारा सिख पे भी लागू होगा, सब धर्म पे लागू होगा वो। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा पहुंचा, वो अभी स्टिल हम लोग कैरी करते हैं। बट उस समय इस बिल को लेके प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। अब प्रोटेस्ट ये इसलिए हो रहे थे कि भाई ये जो हिंदू धर्म है इतना दिन से चल रहा है धर्मशास्त्र के हिसाब से, तो आप कौन होते हो इसमें इंटरफेयर करने वाले, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। हम तो देखे हैं कि राजा राम मोहन रॉय जब अपना पत्रिका लिख रहे थे तो उस समय भी अपोजिशन हो रहा था, तो दिखेगा, आज़ादी के बाद भी दिखेगा। मगर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और इसका फल अभी भी हमें मिल रहा है हिंदू सबको कि कॉमन कोड है तो ईजी हो जाता है चलना। दलित मूवमेंट, अच्छा दलित मूवमेंट जानते हो, दलित पंथर मूवमेंट, जो कि महाराष्ट्र में सबसे एक्टिव था। जो दलित यूथ जो ग्रेजुएट हुए हैं उन लोगों को लगने लगा कि भाई ठगा गया है, जो रिजर्वेशन का जो बात है वो तो मिल ही नहीं रहा है कायदे से, जो अनटचेबिलिटी जब खत्म होना चाहिए तो वो तो कायदे से खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, तो हमें लड़ना होगा। वो लड़े हैं, बहुत मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये, बहुत लड़े हैं, बहुत तगड़ा लड़े हैं ये, ठीक है, ताकि दलित का एम्पावर्ड हो सके। और एट द सेम टाइम जानते हो काशीराम भी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ, और ये जो जगजीवन राम जी थे वो भी काम कर रहे थे उससे पहले। और उससे पहले बात करें तो बिल्कुल BR अम्बेडकर का तो जीवन ही पूरा समर्पित रहा दलित मूवमेंट को लेके, समझ गए ना। नक्सलाइट मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी शुरू हुआ है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा जगह है 1967 के आसपास। अब देखो वहाँ पे दिक्कत क्या था, वही लैंड को लेके जो नीचे वाले लोग थे उसको दबाया जा रहा था, स्पेशली उसमें ST लोग भी बहुत पार्टिसिपेट किए थे नक्सलबाड़ी मूवमेंट में।
तो एसटी और बहुत सारे जो अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग सब एक साथ आए और जितने भी जमींदार लोग सब था उसे जमीन स्नैच किया और गरीब को दे दिया, जिसके पास लैंड नहीं था उसको दे दिया। इसमें जो उभर के जो सितारा जो बने हैं चारों मजुमदार हैं। चारों मजुमदार के बारे में पहले भी बता चुका, उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल पार्टी ही बना दिया था, CPI-ML, मार्क्सिस्ट और लेनिन वाला। और चारों मजुमदार बच्चे लोग तेभागा मूवमेंट में भी शामिल थे, जो 1946 में तेभागा मूवमेंट हुआ था ना बंगाल में, उसमें भी वो शामिल थे। तो ये हो गया नक्सलाइट मूवमेंट। और उसके बाद तो जानते हो कि नक्सलबाड़ी जो वर्ड है, नक्सलबाड़ी वर्ड से ही नक्सलाइट आया है। वर्ड सिनोनिम्स हो गया रेवोल्यूशनरी को लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी तक चल रहा है, अभी भी छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का देखते हैं केस लोग। एंटी एरेक मूवमेंट, एंटी एरेक मूवमेंट का मतलब क्या है? एंटी लिक्वर मूवमेंट, शराबबंदी को लेके। तो तुमको कौन लगता है कि मर्द रहेगा आगे, औरत रहेगी? जैसे अपने बिहार राज्य में भी तो यही हुआ, महिला सबसे फोरफ्रंट में। तो महिला लोग, आप देखो बात ये है कि दारू जो है केवल बात वहीं तक नहीं है, दारू का सब पे इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है ना, सोशली इम्पैक्ट है। अब दारू पी के आदमी आएगा घर में डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, जो बात है, तो महिलाओं को दिक्कत होता था। और दूसरी बात है दारू ऐसा चीज है उसमें बहुत बड़ा नेक्सस है क्राइम का, पॉलिटिकल पार्टी सबका। तो उस समय दबाने का कोशिश तो खूब हुआ भारत में, महिला जो फोर फ्रंट में लीड की है। तो यहाँ पे भी एक पता चल गया कि यस, महिला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो एंटी एरेक मूवमेंट एक, जैसे जस्ट लाइक एनवायरमेंटल मूवमेंट, एंटी एरेक मूवमेंट भी एक बहुत ही सुंदर मूवमेंट है, जिसके वजह से महिलाओं का क्या पावर हो सकता है, महिला क्या कर सकती है, ये पता चलता है। और देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया गया तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में, एम्पावर्ड किया गया ना, क्योंकि दे कैन टेक बेटर डिसीजन फॉर देमसेल्व्स और फॉर अदर पीपल्स ऑल्सो। तो एंटी एरेक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। और भी मूवमेंट सब देख सकते हो, देखो बहुत सारा मूवमेंट हुआ, जैसे अर्बन मिडिल क्लास के जो महिला सब है वो अब लड़ना शुरू कर दी ना, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट सब होता था, तो उसके लिए वीजा का गाइडलाइन सब आया ना, बिल्कुल, तो उन रोल है। तेभागा मूवमेंट एक मूवमेंट है, देखो तेलंगाना में भी मूवमेंट हो रहा था जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रहे थे, तो वो सब अदर मूवमेंट्स में आ जाएगा। जहाँ तक सवाल है ट्राइबल्स का, तो ट्राइबल्स तो जान ही रहे हो तुम लोग। अब ट्राइबल का जीने का तरीका अलग, शुरू से ही ब्रिटिश ने कितना गंद मचाया ट्राइबल्स पे, है ना। उसका जो अपना लैंड है, लैंड को तो देखो ट्राइबल्स लोग कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं ना, लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जंगल लैंड, क्योंकि आइसोलेटेड लोग सब है, तो इसके लिए तो सबसे लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स है। अच्छा, तो ब्रिटिश ने पूरी तरीके से बदल दिया ट्राइबल्स का जो रहन सहन का जो तरीका था, क्रिश्चियन मिशनरी जबरदस्ती क्रिश्चियन बना दिए बहुत सारे लोग को, अभी भी देखो स्टिल कंटिन्यू है, झारखंड सब में तुमको दिखेंगे ऐसे, बहुत सारे स्टेट में दिखेगा। तो इसके लिए जानते हो कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ट्राइबल को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो नेहरू जी पंचशील बनाए। ये अलग बात है कि उतना कारगर नहीं रहा वो जितना होना चाहिए था, क्योंकि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है कंट्री का, और साथ साथ में इन लोगों को भी चलना है, तो कंप्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। जैसे सरदार सरोवर डैम में भी तो कंप्रोमाइज़ हुआ है, वहाँ पे भी तो कई लोग ट्राइबल्स लोग को डिस्प्लेस किया गया है। अब ट्राइबल्स के लिए शेड्यूल 5 बनाया गया, शेड्यूल 6 बनाया गया। शेड्यूल 6 जानते हो, डेडिकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स लोग हैं, APMT ऐसे याद कर लोगे, ए मतलब आसाम, एम मतलब मेघालय, AMTM, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा, एम स्टैंड फॉर योर मिजोरम, नॉट मणिपुर, मिजोरम। तो 4 स्टेट के लिए शेड्यूल 6 बनाया गया। और फिर जो शेड्यूल 5 है, इसमें जो कवर नहीं होगा, बाकी जगह जो कवर होगा उसको कवर किया गया। उसमें शेड्यूल एरियाज भी घोषित करने का तरीका, और इनफैक्ट जो शेड्यूल 6 में गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया कि गवर्नर विल डिसाइड उसका बाउंड्री क्या होगा। ऑटोनोमस जोन सब बनाया गया, ऑटोनोमस स्टेशन सब बनाया गया, है ना, एरिया बनाया गया। तो ये प्रोटेक्शन दिया, उतना ही नहीं, फॉरेस्ट एक्ट 2006 का आया है, पेसा आया है 1996 का, तो ये सब प्रोटेक्शन दिया है। तो ये हुआ ट्राइबल्स को किस तरह इंटीग्रेट करना। देखो ट्राइबल को इंटीग्रेट भी करना है और उसके कल्चर को प्रोटेक्ट भी करना है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों बोलो? क्योंकि ट्राइबल को यदि मेन स्ट्रीम में यदि उसको शामिल नहीं किया जाए तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा। अब बट ज़्यादा तुम फिर शामिल कर लोगे तो फिर उसका अपना जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उसका जो कस्टम्स है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका फिर खत्म हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो ऐसा अप्रोच जहाँ पे ट्राइबल्स का इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना हो, ट्राइबल्स को पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना हो ट्राइबल्स को, बट एट द सेम टाइम ट्राइबल्स का जो अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसको बचाना हो, तो यानी कि अप्रोच डिफरेंट होगा। तभी तो जानते हो ना कि PBTGs, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सब ट्राइबल से ही आते हैं ये लोग। और भी ट्राइबल्स, हाँ, ट्राइबल में ही एक कैटेगरी है कि ये और ज़्यादा ट्राइबल्स है, कहने का मतलब ये और ज़्यादा पीछे कैटेगरी के लोग सब है, तो इसको कितना स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। अंडमान निकोबार सब में देख सकते हो, और भी बहुत सारे राज्य में PBTGs का स्टेटस मिला है।
जब संविधान सभा हमारा जब हो रहा था, संविधान सभा में जब बैठक हो रहा था, तो उस समय 400 कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया और 400 कम्युनिटी को बचाया जाए, कैसे इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, बट विदाउट डिस्टर्बिंग डिस्टिंक्टिव कल्चर, कस्टम्स एंड देयर लैंग्वेजेस। समझ गए ना? तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वायरमेंटल मूवमेंट। बिल्कुल जो बोले हैं सभी बोल दिया मैंने लगभग, वही चीज़ को मुझे यहाँ पे लिखाना है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, चिपको मूवमेंट 1973, उत्तराखंड, उस समय का कह सकते हो उत्तर प्रदेश, हिमालयन बेल्ट अगेंस्ट आउटसाइडर। वही आउटसाइडर मतलब वही जो तुम्हारा स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा था, यहाँ ट्रीज को काट रहा था, लोगों को पसंद नहीं आया, स्पेशली महिला फोर फ्रंट पे, वुमेन हगिंग द ट्रीज। अब जब ये हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल अटेंशन, मीडिया कवरेज होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, गवर्नमेंट बैक फुट पे, और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि 15 ईयर्स तक इस हिमालयन बेल्ट में नो ट्रीज कट, कोई भी ट्रीज को नहीं काटा जाएगा, हाँ, अनलेस रिस्टोरेशन ना हो जाए। चिपको मूवमेंट एक तरह से प्रेसिडेंट सेट हुआ, इससे एग्जाम्पल सेट हुआ आने वाले समय के लिए। अपिको मूवमेंट जो कि साउदर्न स्टेट्स में हुआ था। दूसरा मूवमेंट का बात करें हम तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अगेंस्ट कंस्ट्रक्टिंग सरदार सरोवर डैम। ये जो डैम था ये मल्टीपर्पज़ डैम था स्टूडेंट, मल्टीपर्पज़ डैम। जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होता है, डैम होता है, उसका उद्देश्य भी मल्टीपर्पज़ होगा, जाहिर सी बात है, फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर फ्लड मैनेजमेंट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो बिल्कुल कंसर्न तो था वही कि बहुत सारा एरिया सबमर्ज्ड हो जाएगा। होता है जैसे पन्ना और टाइगर रिजर्व दिखा था तुम लोग को कि 2 रिवर को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। बिल्कुल एमपी का केन बेतवा वाला, बिल्कुल। तो पन्ना टाइगर रिजर्व पे हो रहा था प्रॉब्लम। सेम यहाँ पे भी कि बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, लोकल रिहेबिलिटेशन क्या होगा। तो आंदोलन, तगड़ा आंदोलन चला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है बना लो डैम बना लो, बट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना जरूरी है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। बहुत बड़ा हुआ था आंदोलन ये, समझे ना। लोग सब सड़क पे उतर गए थे, लंबा धरना पे धरना हो रहा है, समझ गया ना। तो ये कुछ मूवमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। मिटा दे। अब बताओ कौन सा मूवमेंट है सोहेल? इकोनॉमिक मूवमेंट। देखो अब इकोनॉमिक मूवमेंट देखो, वही जानते हो कि 1991 के बाद एलपीजी आ गया, वही लिबरलाइजेशन बढ़ गया। तो लिबरलाइजेशन बढ़ेगा तो फिशिंग सेक्टर भी ओपन हो जाएगा,
फिशिंग सेक्टर ओपन हो जाएगा। जब फिशिंग सेक्टर ओपन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्राइवेट प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा इसमें। तो जब प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो जानते हो कि डीप सी वाला एक्टिविटी बढ़ जाएगा, बॉटम ट्रोलिंग शुरू हो जाएगा, मैकेनाइज बोटिंग शुरू हो जाएगा, मैकेनाइज बोटिंग शुरू हो जाएगा। ये जब शुरू होगा तो इसका असर डायरेक्ट जो स्मॉल फिशरमैन है उसके लाइवलीहुड पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। स्मॉल फिशरमैन का जो लाइवलीहुड है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा निगेटिवली, फिर आंदोलन होगा। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम बनेंगे जो कि एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी वो एसोसिएटेड रहेगा एंड पुट प्रेशर। हाँ, तो बाद में देखो इकोलॉजी प्लस स्मॉल फिशरमैन के लाइवलीहुड के लिए वोकल रहेंगे। जाहिर सी बात है सरकार उस हिसाब से अपना पॉलिसी लेके आएगी तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट होगा इससे। प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा। जानते हो क्योंकि जो शुरुआत का जो पानी होता है यानी कि जो समथिंग 10-15 मीटर तक, जान रहे हो ना, स्टेट के कंट्रोल में रहता है, तो स्टेट पे अच्छा खासा दबाव होगा इसका, नेशनल फिश वर्कर फोरम का। तो बच गया फिशरमैन। तो कई बार तो आपको अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, समझे। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आज़ादी के बाद इकोनॉमिक मूवमेंट हुआ था। हालांकि भले ही पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम दे दे, कहीं ना कहीं सभी चीज़ में इकोनॉमिक तो जुड़ा ही है। भले ही चिपको आंदोलन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ, इकोनॉमी तो उसमें जुड़ा हुआ ही है। समझ रहे हो ना, कोई भी आंदोलन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जुड़ा ही है उसमें। मिटा दे ये चीज़। अच्छा, अब बताओ कौन सा पॉलिटिकल मूवमेंट? क्या बोले, सॉरी, एक ही एग्जाम्पल लो, इसमें काफ़ी है। और तुम वही इसलिए मैंने बोला कि बाकी चीज़ भी ऐड कर सकते हो। पॉलिटिकल मूवमेंट देखते, देखो पॉलिटिकल मूवमेंट ये खास है। हालांकि ऐसा अनगिनत पॉलिटिकल मूवमेंट भारत में हुआ है, जो चीज़ खास है उसी को ले रहे हैं। जैसे वही देखो, मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान का, ये लोग बोलना शुरू किए कि भाई अकाउंटेबिलिटी दो अपना, हाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी दो, पब्लिक फंड्स का अकाउंटेबिलिटी दो। वही पब्लिक फंड जो खर्च हो रहा था म्यूनिसिपैलिटी विलेज लेवल पे, वही टायर 3 पे जो खर्च हो रहा था उसका अकाउंटेबिलिटी दो। हमें देखना है कि कितना फेमिन के लिए गया, फेमिन कोड में कितना फंड डाइवर्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बना, जो भी दुनिया भर का चीज़ हमें चाहिए उसका रिपोर्ट। अल्टीमेटली देखो ये नेशन वाइड कैंपेन हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था 1980s में स्टार्ट हुआ, ठीक है। आस्ते आस्ते ये इसका स्वर बढ़ना शुरू हो गया, कैंपेनिंग शुरू हो गया, नेशन कैंपेन हो गया, और फाइनली देखो इसके वजह से RTI आया। तो हम कह सकते हैं कि थैंक्स टू मजदूर किसान शक्ति संगठन कि इसके वजह से इतना बड़ा बदलाव आया। RTI एक्ट पास करना पड़ा पार्लियामेंट से पूरा कंट्री के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं से भी देखो इशू तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और उसका पूरा भारत पर रिपरकशन पड़ सकता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है विशेष मजदूर किसान शक्ति संगठन का। अभी पूछा आता है RTI का बात होगा ना तो इसका जरूर बात आता है, तुम लोग पढ़ लेना। जब तुम लोग पॉलिटी पढ़ोगे तो कभी भी RTI का चर्चा करोगे ना तो जेनेसिस यही है इसका, समझ गए ना। तो ये हो गया पॉलिटिकल मूवमेंट। अब देखो जरा मूवमेंट उसमें कौन सा है, हाँ सोशल। अब मैंने इसको सोशल क्यों कहा है, हालांकि सोशल मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ डाल सकता हूँ मैं। देखो शाहबानो केस लिखो, शाहबानो केस, और UCC भी लिखो,
ठीक है, अब इसमें क्या होता जानते हो, 1985 का इश्यूज है। लोअर कोर्ट ने जजमेंट सुनाया इन फेवर ऑफ साबानो। साबानो जानते हो ना, साबानो जो डाइवर्स्ड हुआ था इनके हस्बैंड के साथ, हस्बैंड। तो सरिया लॉ में क्या है कि डाइवर्स हो गया, काम खत्म है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना होगा, तो कन्फ्लिक्ट कर गया यहाँ पे। तो फिर लोअर कोर्ट ने बोला कि नो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो भी सरिया लॉ में उसे क्या लेना देना है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होगा। ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुना है इन फेवर ऑफ साबानो। इस फैसला को पलट दिया गया राजीव गांधी के सरकार के द्वारा। राजीव क्या इसको क्या टर्न कर दिया, टर्न डाउन। जो भी हो, एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया। अभी तक उसका हम लोग बोल रहे हैं ना, अब मैसेज सुप्रीम कोर्ट का भी गया है कि भाई तुम कुछ भी रिलीजन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। जब बात सोशल इश्यूज का हो, जब बात है ना इस तरह का सेंसिटिव इश्यूज का हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बेस्ट माध्यम है किसी को न्याय देने का। तो बिल्कुल सोशल जस्टिस, जब सोशल जस्टिस का बात होगा तो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड होगा वो। तो एक क्लिक दिख गया। हालांकि शुरू से ही देखोगे ना तो पटेल जी हो चाहे ये अंबेडकर जी हो, अच्छा इंटेंशन था तभी तो आर्टिकल 44 में डाला गया यूसीसी। यदि इंटेंशन नहीं होता यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो नहीं डाला जाता, सिंपल बात। क्योंकि देखो एक ही चीज पूरा भारत में लागू नहीं हो सकता है ना, संशोधन चाहिए। देखते नहीं हो कि आर्टिकल 21 एक किस तरह आया भारत में, बाद में आया है, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि उतना हमारे पास संसाधन था ही नहीं, बाद में डाल दिए ना इसको हम ना। और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दिए। तो राज्य के पास, स्टेट के पास जितना संसाधन होगा उस हिसाब से डीपीएस भी फंडामेंटल राइट्स बनेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। ये समझ में आ गया ना, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट। अब बताओ कौन सा मूवमेंट है? अच्छा, उसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी होगा, देखो जरा, यूनियन मूवमेंट। हाँ, यूनियन मूवमेंट लिख दो, या इसको तुम पीजेड मूवमेंट भी कह सकते हो। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किसान लोग, फार्मर्स लोग, थाउजेंड्स फार्मर्स लोग असेंबल्ड हुए थे मेरठ में। मेरठ, नानखटाई पॉपुलर हो गया मेरठ नानखटाई की वजह से, नहीं? तो फार्मर्स लोग काफी असेंबल हुए थे। और ये जो देखो, क्यों मैंने इसको पीजेंट मूवमेंट, यूनियन मूवमेंट कहा है, क्योंकि ये जो फार्मर्स थे ये सभी तुम्हारे भारतीय किसान यूनियन के हिस्सा था। भारतीय किसान यूनियन, तो एक तरह से ये यूनियन भी हो गया और इसके मेंबर फार्मर है, तो दोनों ही मूवमेंट हो गया। ये समझ रहे हो ना, किसान है तो पीजन मूवमेंट, और चूंकि एक तुम्हारा ट्रेड यूनियन तरह काम भी कर रहा है। और ये कहाँ पे एक्टिव था स्टूडेंट? तो हरियाणा और यूपी में इसका बेस था। तो ये लोग डिमांड करना शुरू कर दिए कि भाई बहुत सारी चीज हटाओ, रिस्ट्रिक्शन है ना, एब्लिश, इसका डिमांड था एब्लिशन ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन फार्म प्रोड्यूस। जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन स्टेट की तरफ से, उसको हटाइए, लोन को माफ करिए, वेव ऑफ करिए लोन को, पेंशन दीजिए फार्मर्स को, पेंशन को फार्मर को पेंशन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया है। और प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है कि सरकार हर समय वो रहे, सरकार के ऊपर दबाव रहे। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ यूनियन मूवमेंट एंड पिजन मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, एंटी, पहले छोटे छोटे करवा देते हैं, एंटी एरेक मूवमेंट, वही इसी को बोलते हैं एंटी लिक्वर मूवमेंट। फटाफट लिखोगे स्टूडेंट, सब तो समझ ही गए तुम लोग। एंटी लिक्वर मूवमेंट, एंटी लिक्वर मूवमेंट में क्या है कि देखो इसमें जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड होगी महिला होगी। जाहिर सी बात है, इस आंदोलन को आगे ले जाने वाली कौन होगी? महिला। तो वुमेन पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए ये जो लिक्वर है ये बहुत गंदा चीज है, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट पड़ता है, सोशल इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। हस्बैंड सब दारू पी के घर में बैठ गया,
घर चौपट, समाज में थू भी होगा, बहुत बहुत नेगेटिव असर पड़ता है लिक्वर का, समझ रहे हो ना। हालांकि इतना इजी नहीं था एंटी लिक्वर मूवमेंट, क्योंकि एंटी लिक्वर मतलब है क्या क्या जो नेक्सस है। अभी देखो ना, अभी बिहार में कितना दारू बिकता है, कितना बड़ा नेक्सस है, उसको तोड़ना कितना मुश्किल है। माफिया हो गया, माफिया, माफिया का नेक्सस है, पॉलिटिकल पार्टी सबका, पॉलिटिकल ग्रुप सबका, इसको तोड़ना है, इतना इजी तो नहीं होने जा रहा है ये। तो कह सकते हो कि क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां महिलाओं ने लीड किया इस मूवमेंट को, समझे। और देखो इसका फायदा भी हुआ है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसकी वजह से थर्ड टायर में 33% रिजर्वेशन, समझ गए स्टूडेंट। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल जहाँ पे महिलाओं ने लीड किया है। अब हम अपने बिहार राज्य का भी जोड़े तो देखो, अभी नीतीश जी ने यदि दारू बंदी किया है तो महिला लोग ज़्यादा वोटर्स, मूवमेंट ही है वो। अच्छा, जो ह्यूमन चेंज, करेक्ट, तो बना था वो दारू बंदी के लिए भी बनाया गया था, दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए भी बनाया गया था। बस सवाल ये है कि दोनों ही फ्लॉप कर गया हमारे राज्य में। दोनों ही फ्लॉप है कि नहीं है, बताओ तो। दारू पहले जितना एसेसेबल था उससे ज़्यादा अभी एसेसेबल है, होम डिलीवरी है अभी तो, और सबको पता है, सबको पता है। यानी कि जो हमको पता नहीं वो भी पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा, ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत गंदा नेक्सस हो गया जी। और ऐसे राज्य से है ना, उसको हटाना माफिया को बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, यदि फिर महिला प्रोटेस्ट कर दे तो कुछ हो सकता है। मैं प्रोटेस्ट करना इतना इजी भी तो नहीं है। आया समझ में एंटी एरेक मूवमेंट। अब आप बताओ आगे का मूवमेंट कौन सा है? दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट, अच्छा, दलित मूवमेंट। देखो दलित मूवमेंट का बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, हमारा टॉपिक क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। यदि हम इंडिपेंडेंस से पहले का बात करेंगे या उस समय बात करेंगे तो B.R. अम्बेडकर जी, गांधी जी भी इनफैक्ट, हाँ, सबसे बड़े लीडर दलित के लिए। उसके बाद बात करेंगे तो काशीराम, हाँ, काशीराम से पहले इनका नाम ले लो, क्या नाम है? जगजीवन राम। जगजीवन राम ने भी बहुत किया है। उसका काशीराम देखो, काशीराम ने बनाया था ना स्टूडेंट, बहुजन समाज पार्टी, हाँ, BSP। इनके बारे में तो मैंने डिटेल्स में बताया है, तुम काशीराम के बारे में स्पेशली। तो यहाँ पे देखते हैं 70s का टाइम था, 1970s का टाइम था। दलित पंथर मूवमेंट शुरू हुआ। अब किसने ये शुरू किया? तो जो यूथ है, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो दलित यूथ है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि भाई सही से रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन सही होना चाहिए। अनटचेबिलिटी रियलिटी में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो ख़त्म हो चुका है, आर्टिकल 17 में भी आ चुका है संविधान में, बट रियलिटी में नहीं दिखता है ये तो बात सही भी है, ये देखे भी है। अच्छा, इस पे क्या हमारे CM ने काम नहीं किया है क्या? प्रीवियस CM लालू प्रसाद ने काम किया है इस पे। तो ये मूवमेंट तुम्हारा दलित पंथ। और देखो ये मूवमेंट बहुत एक्टिव था तुम्हारा महाराष्ट्र में, हालांकि और भी स्टेट में हुआ है, महाराष्ट्र में सबसे एक्टिव मूवमेंट था ये। अभी देखो ना, अभी क्या है दलित मूवमेंट के नाम पे? क्या है बताओ तो, कौन सा पार्टी है जो बहुत एक्टिव है अभी? चंद्रशेखर का क्या है पार्टी का नाम? हाँ, आजाद पार्टी ना, समथिंग, भीमसेना। पार्टी का नाम आजाद पार्टी है वो। अभी देखो ना हरियाणा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी तो लड़ रहा है, हाँ, उसमें भी जानते हो ना कि अभी देखो, अभी हरियाणा में जो कांग्रेस सब प्रचार प्रसार हो रहा है,
कुमारी सैलजा, कितना बड़ा चेहरा है अभी हरियाणा का। कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच में काम ही नहीं बन रहा है। और सुरजेवाला तो बाबू बोल दिया कि तीनों में कोई बन सकता है। क्या बयान दे रहे हो यार, चुपचाप साथ में लड़ो, जितना है। एक तो ऐसे ही हवा तुम्हारे तरफ है, तो झूठ मूठ का कहा है। तो यही प्रॉब्लम कांग्रेस का यही है, पता है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम यही है। जब तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पक्ष में चल रहा है इलेक्शन, तुम कहा तुम पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना चुपचाप लड़ो ना। जिसको बनना होगा बनाएगा, वो विधानसभा तय करेगा, तुम्हारा पार्टी तय करेगा किसको बनना है। हाँ चलो, आला कमान ही तय करेगा। देखो यहाँ डिसिप्लिन में गड़बड़ हो जाता है बीजेपी में। ये अच्छा ये बताओ चलो, हाँ इधर देखो जरा, बिल्कुल मुझे तो इस पे बात करना ही चाहिए। अब बताओ, नीचे सीतारामैया बने कर्नाटका का, ठीक है ना। अब वो जबरदस्ती लड़ गए कि हमको बनना ही है, लड़ गए ना। और डी.सी. कुमार नहीं बन पाए, जबकि पूरा चांस था डी.सी. कुमार बनने का, क्योंकि नीचे का तो रचनाक्य वही है उस राज्य का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी का जो सेंट्रल आला कमान एकदम कड़क है, शिवराज चौहान को भी हटा सकता है वो वसुंधरा राजे को भी हटाने का ताकत रख सकता है। मैं इसके पास तो कुछ पावर नहीं है यार। हाँ तो फिर अब बताओ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का क्या हुआ था? कुछ नहीं, सचिन पायलट कुछ कर ही नहीं पाया, कितना नाराजगी दिखाया वो टेन्योर में। हाँ तो यहाँ पे कहोगे कि सेंटर को मजबूत होना भी जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो लेके चल रहा है वो पार्टी, उसका जो आला कमान मजबूत नहीं होगा तो टूट जाएगा पार्टी को। तो इस सेंस में कह सकते हो कि मोदी जी का जो टीम है वो बहुत बढ़िया है। सिंपल एग्जांपल है, जब शिवराज चौहान जी जब इलेक्शन में इतना ज़्यादा सीट लेके आए, है ना, विधानसभा का बात करो, चलो लोकसभा में तो कमाल ही हो गया। लोकसभा में 29 का 29 सीट क्लीन स्वीप। हाँ उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिला भी, डिजर्व भी करते हैं। चलो चीफ मिनिस्टर भी तो डिजर्व करते थे वो, और उसके बावजूद भी आला कमान बोले कि नहीं ये नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे? ये समथिंग यादव जी है, अभी क्या नाम है उनका, मोहन यादव जी बनेंगे, बन गए, चुपचाप मान लिया गया। हाँ राजस्थान का सीएम वसुंधरा राजे नहीं बनेंगे, भजन लाल बनेंगे, बन गए। हाँ इधर नीचे छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था, जो पहले वाले थे उनको नहीं बनाया गया, उनको बना, रमन सिंह को हटा दिया गया। तो ये चलो एक तरफ तुमको दिखेगा डिक्टेटरशिप, एक तरफ दिख सकता है, एक तरफ नजर से देखोगे कि आला कमान कितना स्ट्रांग है, ये होना भी जरूरी है। अभी देखो हरियाणा में क्या हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम बनेंगे हम बनेंगे। अरे भाई जो बनने वाले होगे वो भी नहीं बन पाओगे, इसलिए ना। हाँ ये गलत चीज। हाँ देखो, अच्छा तुम देखो इसका भी एग्जाम्पल, खट्टर जी जो सरकार में बने उसको हटाया जा सकता है। तो ये भी एक सीखने वाला चीज है कि यदि पार्टी को आला कमान जो बोल दिए, यू हैव टू हियर, यू हैव टू लिसन केयरफुली। यहाँ बताओ आला कमान क्या बोल रहा है। अच्छा आला कमान कांग्रेस का जितना भी आला टॉपिक छिड़ गया ना, आला कमान कितना ही बोलेगा, जो सबसे मजबूत होगा, जो पहले चले वही माने, वही अपना मान। यानी कि कहने का मतलब आला कमान को कोई सुनता नहीं है बढ़िया से। सीतारामैया ने क्या किया, अशोक गहलोत ने क्या किया। अच्छा कि वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे रमन, क्या नाम है उनका पूरा नाम, रमन सिंह हो, सभी मोदी जी के बराबर के हैं। जब चीफ मिनिस्टर थे तो सब बराबर के हैं, एक टाइम सब बराबर है। जैसे ही प्रधानमंत्री बने सबसे पावरफुल हो गए वो, तो तुम अपना अपना हो। तो पावर इस तरह भी तो होना चाहिए ताकि पार्टी को डिसिप्लिन रहे। पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। या कोई भी आके नहीं बोले, कोई सिंपल क्या बोलेगा, कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है यहाँ पे सीएम, यही बोलता है ना बीजेपी वाला लोग। कितना अच्छा स्टेटमेंट है ये कि कोई नीचे कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। हाँ इस पे तुम दोनों तरफ से तुम डिबेट कर सकते हो, एक तरफा मैंने ओपिनियन दिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो वहाँ पर कौन सा है, नक्सलाइट मूवमेंट। क्या करे, जब दिखता है तो उल्टा पुल्टा ही चीज दिखता है। देखो नक्सलाइट मूवमेंट, देखो यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट जान तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। हाँ नक्सलबाड़ी शुरू हुआ, ये नक्सलबाड़ी शुरू हुआ 1967 के आसपास। नक्सलबाड़ी जानते हो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे भी एसटी और अदर सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था देखो, इसमें जितने भी लैंड ओनर्स है
उसका लैंड स्नैच करके पोर को दिया जा रहा था, लैंडलेस आदमी को दिया जा रहा था। पहले ये मूवमेंट बहुत तगड़ा हुआ, आस्ते आस्ते जानते हो नक्सलवादी मूवमेंट दूसरे राज्य में भी गया है नक्सलाइट मूवमेंट के रूप में, है ना। अच्छा, बिहार में भी तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं बिहार राज्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे। बट ये देखो, इसमें कोई पार्टिसिपेट किए तो जानते हो कि चारू मजुमदार, जिन्होंने तेभागा मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, इसमें भी रहेंगे। इन्होंने CPI ML भी बनाया है, बहुत ही बड़ा नाम चारू मजुमदार। अच्छा, नक्सलाइट मूवमेंट देखो बिल्कुल बिहार में भी रहा है, बहुत सारा जगह गया है, स्पेशली बिहार का बात करते हैं। अब बिहार में भी जानते हो ना सोशल इक्विटी कितना ज़्यादा है। देखो, बोलना नहीं चाहते हैं, वो तुम्हारा मॉड्यूल में भी जरूर होगा। पहले का बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिस हुआ करता था, वेरी बैड, ठीक है। महिलाओं का है ना बहुत शोषण हुआ करता था, यदि छोटे जात का जो महिला है उसके साथ बहुत शोषण होता था। तो उसी को लेकर नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था हमारे बिहार राज्य में भी, बिल्कुल। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना गंदा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मर्यादा है बोलने का। तो सोचो कि क्यों नहीं होगा फिर मूवमेंट, समझ गए ना। केवल सरकार के अगेंस्ट ही नहीं था ये, सोशल इनइक्वलिटी के अगेंस्ट भी था ये, ठीक है। मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, यदि सरकार का अगेंस्ट है तो वो गलत चीज़ है। मैं सोशल इनइक्वलिटी के अगेंस्ट कोई मूवमेंट हो तो वो गलत चीज़ नहीं। जो सोशल डेरोगेटिव प्रैक्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट हो तो गलत चीज़ नहीं है, समझ गए ना। ये नक्सलाइट मूवमेंट होगा। बाकी में देखो दूसरा मूवमेंट क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। अरे अदर मूवमेंट्स, अच्छा हाँ, रिलीजियस मूवमेंट देखो ना। रिलीजियस मूवमेंट देखो, इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया, हाँ, इंडिया बिकम सेकुलर। मगर इंडिया का जो सेकुलरिज्म वो डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट, वैसे तो अलग है, क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या है कि सब धर्म संभव है, सब अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है इस कंट्री में, और स्टेट कोई एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। यही है हमारा सेकुलरिज्म का मतलब। हाँ, तो देखो बट सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा सेकुलरिज्म का, इंडियन सेकुलरिज्म का, वो खुद अपने आप में पार्टीशन है। कि जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे जब इस कंट्री का पार्टीशन होगा तो काहे का सेकुलरिज्म, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, चाहे बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हो सभी UCC के हक में थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो यहाँ पे मुद्दा ये है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में होंगे तो हिंदू कोड तो हिंदू बिल कह सकते हो। अभी हिंदू को क्या, हिंदू पे तो लागू होगा ही। अब देखो हिंदू तो बहुत विशाल है, बहुत सारे सेक्ट में जुड़ा हुआ है, बहुत सारा कास्ट है हिंदू के अंदर। वही तरह बुद्धिस्ट देखो, जैन देखो, सिख देखो, सभी पे लागू होगा हिंदू बिल, सभी पे लागू होगा हिंदू कोड बिल, ठीक है। बिल लाया गया था, कब लाया गया था, हाँ वही 50 लिख दो, ठीक है। अब क्यों ऐसा लाना क्यों पड़ा, हिंदू कोड बिल क्यों लाना पड़ा? क्योंकि देखो हिंदू का जो रूल्स है, हिंदू का रूल्स से रिलेटेड कई हाई कोर्ट में उसका जजमेंट्स था, प्राइवेट काउंसिल में बहुत सारा फैसला सुनाया था। तो कोडिफाइड करना बहुत जरूरी था। बी आर अम्बेडकर ही बोले कि कोडिफाइड करना बहुत जरूरी है, तो बी आर अम्बेडकर ने कोडिफाइड करने के चक्कर में लाया है। कोडिफाइड करना जरूरी है ना जी, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। जैसे याद करो जो शुरू में सुप्रीम कोर्ट बना बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद भी बहुत सारा गवर्नर जनरल ये वो दुनिया भर का चीज़, तो पावर कन्फ्लिक्ट हो रहा था ना। तो पावर कन्फ्लिक्ट ना हो, सब अपने दायरे में काम करें, उसके लिए कोडिफिकेशन जरूरी है। तो इसलिए तो मैकले यहाँ के लॉ कमीशन स्टार्ट किए, समझिए। तो कोडिफाई किया है कि हिंदू एक यूनिफॉर्म रहे। कोडिफिकेशन का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी आना उसमें। मैं जानते हो इसके विरोध में भी होगा, फिर एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनेगा और वो कहेगा कि गलत है ये चीज़, कि हिंदू में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, डोंट इंटरफेयर, क्योंकि हिंदू जो चल रहा है, हिंदू धर्म चल रहा है, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से चल रहा है।
फिर भी किया गया, जानते हो। इसका परिणाम B.R. अम्बेडकर को भी भुगतना पड़ा। इलेक्शन हार गए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आया समझ में ना? तो इट इज अ वन काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में भी बहुत चीज हुआ है ना। ये हुआ, हाँ, यदि हिंदू कोड बिल के अंदर ही और भी धर्म आ जाता तो बेटर होता। अभी तो देखो, ये जैसे क्रिश्चियनिटी में बोल रहा हूँ, पर चलो मैं क्रिश्चियनिटी का बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम का, ये सब के लिए भी यदि कॉमन आ जाता, यानी कहने का मतलब मैं और कुछ नहीं, मैं यूसीसी का बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, ना ही साबानों को प्रॉब्लम होता उस समय। तो थैंक्स कि हमारा 50s में ही हो गया ये चीज़। हाँ, सर B.N. राव, मुझे याद आया, सर B.N. राव, बिल्कुल लिख लो इनका नाम। ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ना? हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी काम किया है इस पे, एडवाइजर थे ना। मिटा दें? चलो लिख लो, लिख लो। हाँ, कुछ और भी मोमेंट्स, छोटा छोटा पढ़ना है जी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का लगा। अदर मोमेंट्स, अदर मोमेंट्स में देख सकते हो तुम लोग, अर्बन, अर्बन मिडिल क्लास वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस। देखो इसका क्या हुआ, इसका विशाखा गाइडलाइंस आया इसके वजह से। तो दूसरा देख सकते हो, ये तेभागा मूवमेंट भी तो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ट्राइबल्स लोग काफ़ी पार्टिसिपेट किए थे ना तेभागा मूवमेंट में भी, वही पीजेंट सब उसको ये कर चुके हो, इसलिए मैं हल्का लिख रहा हूँ। और उसी तरह देखो तेलंगाना में भी जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, इसको लीड किए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कुछ कुछ और मूवमेंट है। अब लास्ट टॉपिक बचा है ट्राइबल्स। तो फॉर ट्राइबल्स वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, कि ट्राइबल्स फिर पढ़ेंगे हम लोग। ट्राइबल से जानते हो कितना मूवमेंट नहीं हुआ है ब्रिटिश के टाइम में, संथाल रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन, है ना, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडिया में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो उसके बारे में, तो थोड़ा सा उसको और अच्छे से देखते हैं। मिटा दे रही है? अच्छा, लास्ट टॉपिक बचा है, इस टॉपिक को थोड़ा सा देखना है हमें। हाँ देखो, ट्राइबल्स, अब ट्राइबल्स देखोगे तो आइसोलेटेड कम्युनिटी। ऐसे तो भारत के बहुत सारे कोने में रहते हैं, बट जनरली कहाँ पे, हिल एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। जनरली लिव इन हिल एरियाज। नॉर्थ ईस्ट सब में बहुत दिखेंगे तुमको, समझे? हाँ, ये लोग अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, और लिविंग स्टाइल भी बहुत अलग है, जानते हो। यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। पैट्रिकल सोसाइटी नहीं है, मैट्रिकल सोसाइटी है ये। तो डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज, लैंड को लेके भी अलग ही है कॉन्सेप्ट, मैरिज को लेके कॉन्सेप्ट अलग है, इंडोगामी। तो बहुत सारी चीज़ें अलग है, बाकी कम्युनिटी से बहुत अलग कम्युनिटी है ये। ब्रिटिश जानते हो, ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत दिक्कत हुआ है ट्राइबल्स को, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जानते हो, ब्रिटिश ने बहुत तरीके से शोषण किया है।
फॉरेस्ट इंक्रोच किया ब्रिटिश ने, इसका जो फॉरेस्ट राइट्स था, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल सब खत्म हो गया। अपना ही लैंड में उसको मजदूर बना दिया गया, है ना। अपना ही लैंड जो कि इतना साल से ट्राइबल्स लेके चल रहा था, अपना ही लैंड में वो मजदूर बन गया ट्राइबल्स। उसका कस्टम खत्म कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरी, कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी का एक्टिविटी बढ़ रहा है तेजी से, क्रिश्चियनिटी बनाया जा रहा है इन लोग को, समझे। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट था कि कुछ भी सामान फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुआ है तो हम ले सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और भी बहुत शोषण हुआ है, लैंड सब जबरदस्ती ले लिया गया, तो जाहिर सी बात है रिटेलिएशन होगा ट्राइबल की तरफ से। तो रिटेलिएशन में तुम लोग जानते हो बहुत सारे रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स होंगे, उसमें संथाल रेबेलियन, है ना, संथाल होगा, मुंडा रेबेलियन, और बहुत सारा अनगिनत जो कि मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यानी कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैवल्स को इंडिया में, मतलब जब तक आज़ाद नहीं हुए थे। जब भारत आज़ाद होगा, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही गंभीर है, बहुत ही अटेंटिव है एसटी को लेके। तो 400 कम्युनिटीज़ को एसटी का दर्जा दिया गया कि 400 कम्युनिटीज़ भारत में जो रहते हैं, लगभग 400 कम्युनिटीज़, उसको एसटी का दर्जा मिलेगा। तो एसटी का दर्जा मिलेगा मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल रिजर्वेशन, समझ गए। हाँ, तो इसी सिलसिले में देखोगे नेहरू जी अपना ट्राइबल पेंसिल लेके आए। और ट्राइबल पेंसिल का मतलब है स्टोरी से 5 चीज होगा। हाँ, यानी कि ट्राइबल के उत्थान के लिए 5 चीज लागू किए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या चीज था तो कुछ कुछ समझ लो, उसको लिखाएंगे नहीं बट समझ लो, पढ़ोगे कहीं से भी नोट्स हो जाएगा। देखो, ट्राइबल का इंटीग्रेशन करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज, इसे मान लो पैसा बहुत इन्वेस्ट किए तो जरूरी नहीं कि आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे बाकी कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा इकोनॉमिक टर्म्स में। वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो नेहरू जी ने कहा कि सबसे फर्स्ट तो वहाँ का जो आदमी है उसको ट्रेन करना है ताकि संवाद करने में आसानी हो, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में वहाँ का आदमी, उसको हमें क्या करना है, एम्पावर्ड करना है वहाँ के यूथ को। दूसरी बात है कि इसको पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना है, बट इसका जो अपना कस्टम कल्चर है उसको हमें बचा के चलना है। ये पेंसिल के अंदर था, समझे ना। हाँ, और नेहरू जी कहते थे कि हम जितना ही पैसा लगा रहे हैं उसे रिजल्ट में ये नहीं देखेंगे कितना वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, रिजल्ट में ये देखेंगे कि वहाँ पे कितना कैरेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच। आमतौर पे पैसा जब सरकार लगाती है तो देखती है कितना इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुआ उससे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो ये पता करता है कि कितना ट्रैफिक हुआ वहाँ से। समझ रहे हो बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे एक हाईवे बना तो हाईवे तभी ना बनेगा जब वहाँ पे ट्रैफिक हो अच्छा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यदि हम पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक गेन नहीं देखेंगे कि इकोनॉमिक आउटकम्स क्या हुआ, हम देखेंगे कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया ट्रैवल्स में। तो ये सब पेंसिल का हिस्सा है। मैं जानते हो कि पेंसिल, ट्रैवल पेंसिल भी एक, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। जब बात होगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जब बात होगा फिर डैम बनाने का, तो बहुत सारे ट्रैवल्स फिर डिस्प्लेस हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो चैलेंजेस रहेगा। चलो ये हो गया। अब 400 कम्युनिटी को दे दिया गया। अब देखो ट्राइबल देखोगे 2011 का सेंसस के हिसाब से देख लो तो कितने पॉपुलेशन है इसमें, लगभग 7%, 7%। ऐसी कितना है, ठीक है, इसका डबल 14% के आसपास। समझ गए, मुसलमान भी वही 14-15% के आसपास है। तो 7% है। 7% एक कंट्री का आबादी कोई कम आबादी नहीं है, अच्छा खासा आबादी है, समझे ना। तो अब ये हो गया ना, लिख लिए हो ना। तो अब देखेंगे कि भारत जो आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट हुआ
फॉर द सेफ गार्ड ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के लिए क्या क्या सेफ गार्ड दिया गया? और जाहिर सी बात है संविधान में बहुत ज़्यादा दिया गया है, स्टैट्यूटरी बैकअप भी दिया गया है। और हाँ, इससे संबंधित जानते हो कि बहुत सारा कमेटी जाजा कमेटी बना था ना, जाजा कमेटी सब बना था ट्राइबल्स के लिए, याद करो। एनीवे यहाँ पे लिखोगे सेफ गार्ड टू ट्राइबल्स। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए। हाँ, वही रिजर्वेशन कहाँ पे? तो जानते हो असेंबली में, लोकसभा के सीट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे भी। IAS IPS के लिए है कि नहीं, बताओ तो ST के लिए होता है ना बच्चे लोग, हर साल जब लिस्ट निकलता है तो कई ST भी सेलेक्ट होते हैं, कई SC भी सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रिजर्वेशन देखोगे तो और भी बहुत सारा है, जैसे आर्टिकल 75 देखो, आर्टिकल 275 1 क्लॉज देखो, दोनों में ही ग्रांट्स का बात है टुवर्ड्स ट्राइबल। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी, ग्रांट देगी, ताकि वो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके। और इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट और भी एक्स्ट्रा ग्रांट दे सकती है ST के लिए। तो लगभग सिमिलर प्रोविजन है दोनों में। हाँ, DPSP में भी दिया गया, DPSP में भी ट्राइबल प्रोटेक्शन में बात किया गया। हाँ देखो, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट का बात कर रहा हूँ तो शेड्यूल है हमारे पास, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 जानते हो, A असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लोगे AMTM। यहाँ पे भी जो ट्राइबल्स रहेंगे स्पेशल प्रोटेक्शन है ना, शेड्यूल्ड एरियाज बनाया जाएगा। यहाँ पे अपना ही बनेगा, काउंसिल बनेगा इन लोग का, ट्राइबल काउंसिल होगा जो डिसीजन लेंगे वहाँ पे। गवर्नर का पावर यहाँ ज़्यादा रहेगा। और ये क्या है, बाकी शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स है जो कि इस स्टेट का ना हो, बाकी भारत के स्टेट्स का, यानी कि जितने भी ST है एक्सक्लूडिंग AMTM, तो वहाँ पे भी स्पेशल सेफगार्ड का बात है। तो देखो शेड्यूल बन गया 5 और 6 ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ST। तो हम कहेंगे कि संविधान कुछ ज़्यादा ही नहीं, जो लोग नीचे हैं उसको लेकर संविधान कुछ ज़्यादा ही सीरियस, एंड विच इज़ गुड फॉर एनी कंट्री। ये हो गया। अब देखो ये चलो संविधान में है, हम जानते हैं कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन का बात करेंगे तो 1955 का याद करो, SC और ST एक्ट। कुछ भी SC और ST के खिलाफ हो जाए तो जानते हो बहुत खतरनाक चीज़ है ये एक्ट। तो SC और ST एक्ट दोनों के लिए वही सिविल लिबर्टी वाला एक्ट है ये। अनटचेबल, अच्छा बताओ, कोई भी ST के अगेंस्ट बोल दे कुछ भी चीज़, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। कोई भी रिमार्क दे दे अनटचेबिलिटी के ऊपर, गलत रिमार्क, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। उसके बाद देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, पेशा एक्ट, वही पेशा एक्ट 1996, वही पंचायती राज से रिलेटेड है ये। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी अच्छा खासा है, समझे? मकसद क्या है, एम क्या है? वही जो नेहरू जी का एम था कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ट्राइबल्स को लाया जाए, ट्राइबल्स को बेसिक फैसिलिटी जरूर मिले। अच्छा, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी बोला ना, सिकल सेल्स को रिमूव करने के लिए लाया ना, 2047 तक 7 करोड़ जो ट्राइबल्स हमारे भाई लोग हैं
स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका, क्योंकि जानते हो सिकल सेल बीमारी बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है ट्रैवल्स में। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ मिलना चाहिए इन लोग को, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सभी चीज़। तुम कह सकते कि ठीक है कंट्री में अच्छा खासा प्रोटेक्शन है एसटी को लेकर, समझ गए ना? हाँ लिख लिए सब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दिस आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रैवल्स। और पढ़ लोगे अच्छे से, किताब को और पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट क्लास रहा पीआईडी का, दैट्स इट, कंप्लीटेड।